Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the part 5th of your chapter number 2, that is nationalism in India. So our today's topic is Swaraj in the plantation. But students make sure कि आपने previous parts जो हैं वो check कर लिए हैं, जिससे आपको ये series में chapter जो है अच्छे से समझ में आए. So let's start for today. Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of स्वराज. तो जो वर्कर्स थे उनका भी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी को लेकर के, और स्वराज उन्हें क्यों चाहिए थी या वो क्यों, तो अपने अपने रीजंस थे ही सबके. फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम फ्रीडम meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. तो जो प्लांटेशन वर्कर्स आसाम में थे उनके लिए स्वराज या फ्रीडम, आज़ादी क्या थी. एक्चुअली उनको जो है बांध के रखा हुआ था एक जगह पे जहाँ पे काम होता था, और वहाँ से उन्हें कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी, और ना ही वो अपने जिस विलेज को बिलोंग करते थे वहाँ तक भी कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे थे, ना जा पा रहे थे, ना किसी तरीके का कोई भी कनेक्शन या कम्युनिकेशन था. तो उनके लिए आज़ादी यही थी कि अगर वो उस जगह से जा पाएँ. Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission. तो जो Inland Immigration Act बना था 1859 का, तो इस एक्ट में ऐसा था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको इजाज़त नहीं थी, उनको परमिशन नहीं थी कि वो टी गार्डन्स को छोड़ करके बिना परमिशन के कहीं भी जा सकते हैं, और उनको परमिशन भी बहुत ना के बराबर या बहुत मुश्किल से मिलती थी. सो हियर इट इज रिटन दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन. व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम. जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन के बारे में सुना कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है, तो उन्होंने भी थोड़ी सी हिम्मत कह सकते हो आप इकट्ठा करी, और उन्होंने जो प्लांटेशन वाली जगह थी वो छोड़ करके अपने घर के रास्ते के लिए वो निकल पड़े. They believed that गांधी राज was coming and everyone would be given land in their own village. उनको लगा कि गांधी राज तो आ ही रहा है, तो हम सबको अपनी विलेजेस में ही जगह मिलेगी. They however never reached their destination. पर हुआ ये कि वो अपने घर कभी पहुंच ही नहीं पाए. Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. क्यों? क्योंकि जब वो रेलवे की तरफ जा रहे थे तो उनको वहाँ पे रोक लिया गया, ठीक है, और पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बहुत बुरी तरीके से उनको मारा. The vision of these movements were not defined by the Congress program. तो जो विजन का था, नज़रिया था, वो कोई डेफिनेट नहीं था कांग्रेस का. They interpreted the term स्वराज in their own ways. लोगों ने अपने हिसाब से स्वराज को समझा, जिसको जो फ़ायदा दिखा उसने वो फ़ायदा देखा स्वराज के अंदर. सबके लिए आज़ादी की डेफिनेशन अपनी अपनी थी. इमेजिनेटिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग्स एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर. पर एक चीज़ कॉमन थी, सब अपनी परेशानियों से मुक्त होना चाहते थे, आज़ाद होना चाहते थे. येट व्हेन द ट्राइबल्स चैंटेड गांधीजीज नेम एंड रेज स्लोगन्स डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटेड टू ऑल इंडिया एजुटेशन. और जब आदिवासी जो लोग थे उन्होंने गांधी जी का नाम जो है चैंट करना यानी लेना स्टार्ट करा, और उन्होंने ये स्लोगन भी रखा, स्वतंत्र भारत का नारा लगाया, तो वो भी कहीं ना कहीं इमोशनली जो है आप कह सकते हो कनेक्टेड थे ऑल इंडियन एजुटेशन से. व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लिंक देयर मूवमेंट टू दैट ऑफ कांग्रेस, उन्होंने भी जो अपना मूवमेंट था वो कांग्रेस के साथ जोड़ा. दे वर आइडेंटिफाइंग विद द मूवमेंट व्हिच वेंट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी. तो उन्होंने अपना मूवमेंट गांधी जी और कांग्रेस के साथ जोड़ा और आइडेंटिफाई करा, मूवमेंट के साथ अपने आप को पहचान दिलाई, और जो कि लिमिट्स के बाहर ही चला गया, जो उनकी लोकेलिटी थी उससे भी दूर, मतलब उससे भी आगे बढ़ गया वो जो मतलब ये मूवमेंट चल रहा था. काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आप कह सकते हो. यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है चौरी चौरा की 1922 की. एट चौरी चौरा इन गोरखपुर में जगह है चौरी चौरा. अ पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन अ बाज़ार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस. तो जो वहाँ पे बाज़ार में कुछ ऐसा हुआ कि पहले तो पीसफुल था वो बाज़ार, पर तभी कुछ क्लैश हो गया पुलिस के साथ, और आप समझ सकते हो क्या हालत हुई होगी वहाँ पे. हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो जब ये चौरी चौरा वाला इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था, क्योंकि काफ़ी लोग जो है मारे गए थे इस चौरी चौरा मूवमेंट में. यू कैन सी द डेड बॉडीज ओवर हियर. ओके, नाउ टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस. ये सिविल डिसोबीडियंस या आप कह सकते हो सर्वज्ञ अवज्ञ आंदोलन इसको हिंदी में कहते हैं. तो हम इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, मतलब सिविल कोड जो थे या कोई भी चीज़ ऐसी जो ब्रिटिशर्स ने ली है इसको डिसोबे करना है, उसको नहीं मानना है. देखते हैं क्या था
properly. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. February 22 में गांधी जी ने डिसाइड करा कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं. ही फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट, क्योंकि उनको लगा जो है हिंसा बहुत ज़्यादा फैल रही है मूवमेंट की वजह से. इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू प्रॉपरली ट्रेन बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल. उन्होंने कहा लोगों को पहले ट्रेन करना पड़ेगा कि तभी जो है वो मूवमेंट में शामिल हों, क्योंकि ये स्ट्रगल बहुत लंबी स्ट्रगल थी और अगर वो हिंसा करेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि गांधी जी का एक ही वो नारा था अहिंसा और सत्य वाला. तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पहले इनको ट्रेन करो, उसके बाद जो है ये मूवमेंट हो सकता है. विद इन द कांग्रेस सम लीडर वर बाय नॉट टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल. अभी कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स जो थक चुके थे अपनी स्ट्रगल से, कि अब वो कोशिशें कर करके बहुत ज़्यादा थक गए थे. एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स दैट हैड बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990. तो अब वो मूवमेंट छोड़कर जो है वो इलेक्शन में इंटरेस्ट दिखा रहे थे या पार्टिसिपेट करना चाहते थे. जो इलेक्शंस हो रहे थे प्रोविंशियल काउंसिल के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के थ्रू हो रहे थे 1919, they felt that it was important to oppose British policies and the council argue for reform and also demonstrate that these councils were not truly democratic. क्योंकि उनको लग रहा था ये ज़रूरी है कि ब्रिटिश को हम अपोज करें, उनकी पॉलिसीज़ को हम अपोज करें विद इन द काउंसिल्स, आर्ग्यू करें रिफॉर्म की और कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं या ये दिखाएं कि जो उनकी काउंसिल्स हैं वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है. तो ये कैसे दिखाएंगे जब लोग पॉलिटिक्स में आएंगे. तो इसलिए उनको लग रहा था कि अब पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, इलेक्शंस लड़ने चाहिए. तो C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी. अभी एक पार्टी बनती है इलेक्शन के लिए, स्वराज पार्टी नाम है, विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स. तो अब ये आर्ग्यू करी जा रही थी कि वो काउंसिल पॉलिटिक्स में रिटर्न करना चाहते हैं. कांग्रेस में उन्होंने बात रखी, बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस pressed for more radical mass agitation and for full independence. अच्छा, बट जो यंगर लीडर्स थे जैसे नेहरू और बोस, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि हमें जो है मोर रेडिकल मास एजिटेशन करना है और हमें पूरी आज़ादी चाहिए. हमें सिर्फ पार्ट नहीं चाहिए देश के अंदर हमें पहचान नहीं, हमें हमारा देश चाहिए. In such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics toward the late 1920s. अब सिचुएशन क्या हुआ, अंदर ही अंदर डिबेट हो रही है, अंदर आप कह सकते हो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाला सीन चल रहा है, लोग की सोच बदल रही है. और जो टू फैक्टर्स हैं वो निकल के आ रहे हैं जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को शेप भी करा लेट 1920s में. द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन. पहला क्या था कि भाई इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम आ गया, पूरी दुनिया में लोग जो है मंदी से जूझ रहे थे, पैसे की कमी चल रही थी. एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930. तो एग्रीकल्चर प्राइस इतने गिरे कि 30 में कोलैप्स ही हो गए. एज अ डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फैल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन. अभी जो है क्योंकि डिमांड जो है वो कम हो गई, एग्रीकल्चर गुड्स जो थे हमारे एक्सपोर्ट होते थे, पैसा आता था कंट्री में, बट अभी लोग नहीं खरीद पा रहे थे हमारा एग्रीकल्चर, तो एक्सपोर्ट खत्म हो रहा था. पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू. और जो किसान थे उनके लिए मुश्किल था कि वो अपने हार्वेस्ट को बेचें, यानी अपने क्रॉप्स को बेच करके अपना कर्जा चुका पाएँ. तो बाय 1930s द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल. तो जो गांव था वो पूरे टर्मोइल में चेंज हो चुका था. अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कंस्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन. तो फिर क्या हुआ, ये बैकग्राउंड जब चल रहा था, इसके पीछे जो एक नई टॉरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, उन्होंने एक कंस्टिट्यूट करा कमीशन सर जॉन साइमन के अंदर, सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट. और एक तरीके से ये नेशनलिस्ट मूवमेंट को रिस्पॉन्स करने के लिए था. द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया. इस कमीशन को देखना था कि कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इंडिया में कैसे चल रहा है एंड सजेस्ट चेंजेस, और इंडिया को कैसे और समझ जाइए आप कैसे डील करना है, ये चेंजेस भी सजेस्ट करने वाला था ये जो कमीशन था. द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर. और ऑब्वियसली ब्रिटिश कमीशन था तो कोई भी सिंगल मेंबर था ही नहीं वहाँ पे इंडिया का. दे वर ऑल ब्रिटिश, सारे के सारे ब्रिटिश थे कमीशन के अंदर. व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, अभी कमीशन बना ब्रिटेन में, आया इंडिया में इन 1928, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन. तो लोगों ने कैसे स्वागत करा होगा इस कमीशन का, साइमन कमीशन था, साइमन के अंडर में था, नाम ही साइमन था, तो उन्होंने कहा, जो इंडिया के लोग तो नारा लगाया गो बैक साइमन. ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन. सारी पार्टीज जो थी, कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, उन्होंने सब ने मिल करके पार्टिसिपेट करा डिमॉन्स्ट्रेशन में. इन एन एफर्ट टू विन दैम ओवर, द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडियन इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. अब
क्या हुआ, क्योंकि वॉइस रॉय जो थे उस टाइम पे लॉर्ड इरविन, उनको जीतना था। उन्होंने देखा कि भाई लोग तो हमारे खिलाफ हो रहे हैं और हमें अपोज कर रहे हैं, अब हम क्या करें, कैसे विक्ट्री हासिल करें। तो उन्होंने जीतने के लिए अक्टूबर 29 में एक वेग ऑफर यानी एक झूठा प्रस्ताव दिया। वो प्रस्ताव क्या था 29 में जो दिया गया कि भाई इंडियंस जो है उनको एक डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, मतलब नीचा स्टेटस मिल जाएगा, टॉप पे तो हम ही रहेंगे बट चलो ठीक है, इनको कुछ ज़्यादा नहीं बट छोटा स्टेटस दे देंगे इनकी कंट्री के अंदर। और फ्यूचर कोई भी स्पेसिफाइड नहीं था, क्लियर चीज़ें नहीं थी, क्या होगा, कि कैसा स्टेटस मिलेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। और कहा कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप आइए, कुछ लीडर्स को बुलाया होगा और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें इंडियंस का क्या पहचान मिलेगी, कितने राइट्स मिलेंगे। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। और ऑब्वियसली एक झूठा सा धोखे का आप प्रस्ताव दोगे किसी को और आप बोलोगे कि आपको सेकंड स्टेटस मिलेगा या डाउन स्टेटस मिलेगा, तो कौन लेना चाहेगा। तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस चीज़ से। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लैड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। तो अभी जो मतलब रेडिकल्स थे उस टाइम पे कांग्रेस के अंदर, जो जिनको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मतलब असर्टिव हो गया। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। तो जो लिबरल्स थे और जो मॉडरेट थे जो प्रपोज कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को मतलब कि ब्रिटिश फ्रेमवर्क में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, ऐसा होगा, तो उनका भी इन्फ्लुएंस या असर जो था वो लोगों के ऊपर ख़त्म हो गया। तो दिसंबर 1929 में क्या हुआ, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। तो लाहौर में एक मीटिंग हुई जहाँ पे कांग्रेस मतलब मीटिंग हेल्ड हुई और उस मीटिंग ने क्या कहा कि अब जो स्वराज चाहिए वो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमारी कंट्री हमें तो पूरी आज़ादी चाहिए और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे। और ये भी घोषित कर दिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम जो है अपना स्वतंत्र दिवस जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज और टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये वो दिन था जब लोग जो थे उन्हें एक प्लेज लेनी थी अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल के लिए। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। बट जो ये सेलिब्रेशन था इस पर लोगों का जो अटेंशन है आप कह सकते हो ध्यान जो था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाए, खींच नहीं पाए लोगों का ध्यान। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशूज़ ऑफ एवरीडे लाइफ। तो क्योंकि ये आइडिया जो था वो बहुत ही ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट था। अब्स्ट्रैक्ट यानी जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप सोच सकते हो, मतलब आपकी सोच में था ये आइडिया। तो गांधी जी ने इस आइडिया को किसी तरह कंक्रीट इशू से रिलेट करा, यानी कंक्रीट यानी वो चीज़ें जिन्हें आप रोज़मर्रा में देखते हो, महसूस करते हो, गो थ्रू करते हो उन चीज़ों से। तो मतलब आपकी डेली लाइफ से उस इश्यूज़ को, उन चीज़ों को जोड़ा, तो फिर जो है चेंजेस ऑब्वियसली डेवलप हुए। आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है शॉर्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर अगेन। तो पूरा ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का, प्लीज़ इसको अच्छे से समझ के चलिए। जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है यू कैन आस्क टू मी इन द कमेंट बॉक्स फ्रीली और हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैडंट ऑलरेडी एंड टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन and you can also put your comments. I'll meet you in the next class. Till then, take care.